हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपकी तैयारी को और दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का अनसोल्ड पेपर 2025 का सेट नंबर 1। पेपर कोड है 348 kg। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्लास 12 बायोलॉजी का अब अनसोल्ड पेपर सॉल्व कराइए। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए ही है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 1 करने वाले हैं। तो हम अपने अनसोल्ड पेपर में देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, ये है हमारा अनसोल्ड पेपर कक्षा 12 जीव विज्ञान सेट नंबर 1 2025 348 kg इसका पेपर कोड है। अब देखिए, ये जो जीव विज्ञान है यानी कि बायोलॉजी का पेपर हमसे 70 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए, 70 मार्क्स में हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है क लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। तो देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्टली 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं बाह्य त्वचा, अंतःस्थीसियम या मध्य परत या टैपिटम। अगला क्वेश्चन है वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं कहलाती है शुक्राणु जनन, वीर्यसेचन, शुक्र जनन या अंड जनन। अगला क्वेश्चन हमारा ग जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, आरएनए या डीएनए और आरएनए दोनों या डीएनए या आरएनए। अब देखिए, अगला है घ आणविक कैंची है। तो आणविक कैंची क्या है? न्यूक्लियेज, प्रतिबंधन, एंजाइम या पॉलीमरेज या लाइगेज। तो देखिए, हमारे बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 4 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे गए हैं, जो कि 4 मार्क्स के हैं। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा गया है 1-1 मार्क्स का, यानी कि आप इसको मान लीजिए यह है अति लघु उत्तर प्रश्न। तो देखिए, फर्स्ट है इसमें प्रश्न नंबर 2 का अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। ख है इसमें परितंत्र के किसी अपघटक का नाम लिखिए, जो कि हमसे 1 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन हमारा डीएनए के किन्हीं 2 क्षारों के नाम लिखिए। और देखिए, ड है मार्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया, 2 कारण लिखिए। तो देखिए, आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। और देखिए, प्रश्न नंबर 3 का आनुवंशिकी को परिभाषित कीजिए, जो कि हमसे डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है वर्णांधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी हमसे 2 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा गया था। अगला देखिए, अगला है प्लाज्मोडियम की किन्हीं 2 जातियों के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी हमसे 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ सकल प्राथमिक उत्पादकता व नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभेद कीजिए। और अगला क्वेश्चन है आहार जाल पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, प्रश्न नंबर 4 का है परागण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, जो कि हमसे कितने मार्क्स का पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन हमसे 3 मार्क्स के पूछे गए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हमसे 1-1 मार्क्स के, प्रश्न नंबर 3 हमसे 2-2 मार्क्स के और प्रश्न नंबर 4 हमसे 3-3 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 है परागण का पार्ट है, परागण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। अगला है खा स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और अगला क्वेश्चन है केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 के ग तक करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का जो सिलेबस है ना, वो बिल्कुल फिक्स है। और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो हमारे जो क्वेश्चन है ना, ये हर बार रिपीट होते हैं, क्योंकि सिलेबस एकदम फिक्स है। और देखिए, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। देखिए, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, सब आपको ऐसे ही डराएंगे कि ये जो एग्जाम आता है वो आता है बाहर से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो क्वेश्चन आते हैं, ये घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको 2019 से 2025 तक जितने भी पेपर सेट आए हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम अनसोल्ड पेपर 2025 का सेट नंबर 1 कराने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपने आंसर को। देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 1 है सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो देखिए, इसमें का पार्ट है लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। तो देखिए, कौन सी होती है लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत। तो पहला है बाह्य त्वचा या सेकंड है अंतःस्थीसियम या मध्य परत या टैपिटम। तो देखिए, का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपकी तैयारी अभी तक हो चुकी है तो आपका इससे रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, तो ये होती है हमारी टैपिटम, यानी कि का फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होती है लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत, होती है टैपिटम।
अगला क्वेश्चन हमारा ख, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं कहलाती है। शुक्राणु जनन कहलाती है, वीर्य सेचन कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है, अंड जनन कहलाती है। तो देखिए बात करें वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाती है वीर्य सेचन। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? ये कहलाती है वीर्य सेचन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, आरएनए, या डीएनए और आरएनए दोनों, या सिर्फ डीएनए या आरएनए। तो देखिए यहाँ पर बात कर रही गई है जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ की। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक टाइम में एक ही होगा। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए या आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए, इसमें एक टाइम में क्या होता है, एक ही होगा। तो जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए या आरएनए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है घ, आणविक कैंची है। तो इसमें से आणविक कैंची क्या है? न्यूक्लियस प्रतिबंधन एंजाइम या पॉलीमरेज या लाइगेज। तो आणविक कैंची क्या है? न्यूक्लियस प्रतिबंधन एंजाइम या पॉलीमरेज या लाइगेज। तो बात करें आणविक कैंची की, तो आणविक कैंची क्या है? आणविक कैंची है प्रतिबंधन एंजाइम, जो डीएनए को क्या करती है, खंडों में काटती है। तो देखिए आणविक कैंची क्या है? यह है प्रतिबंधन एंजाइम। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमारे एमसीक्यू खत्म हो गए, यानी कि हमारे बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 4 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे गए थे। अब बात आती है अति लघुत्तर प्रश्न की, तो देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है। तो प्रश्न नंबर 2 का पार्ट, जो कि हमसे 1-1 मार्क्स के डायरेक्टली पूछे गए थे। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? अंडोत्सर्ग का मतलब क्या होता है? ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन किसे कहते हैं? तो देखिए अंडाशय से अंडाणु जब निकलकर अंडवाहिनी में चला जाता है तो इसे अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन कहते हैं। फिर से देखिए, जब अंडाशय से अंडाणु जब निकलकर अंडवाहिनी में चला जाता है तो इसे ही अंडोत्सर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ख, तो पारितंत्र के किसी अपघटक का नाम लिखिए। यहाँ पर हमें पारितंत्र के किसी अपघटक का नाम लिखना है। तो देखिए पारितंत्र का कौन सा अपघटक का नाम लिखेंगे हम यहाँ पर? यीस्ट व राइजोप्स जैसे मृतोपजीवी कवक अपघटक होते हैं। क्या होता है? यीस्ट व राइजोप्स जैसे मृतोपजीवी क्या होते हैं? कवक अपघटक होते हैं। अगला देखिए, अगला है ग, तो मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम लिखिए। तो देखिए मानव पर यानी कि मनुष्य पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी जो बाहर से, तो देखिए जू हो सकती है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जू, कि मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम क्या है? जू। अगला क्वेश्चन है हमारा घ, डीएनए के किन्हीं 2 क्षारों के नाम लिखिए। तो देखिए डीएनए के किन्हीं 2 क्षार के नाम निम्न है। पहला है एडेनिन, दूसरा है थाइमिन। क्या? एडेनिन और थाइमिन। अगला क्वेश्चन हमारा ड, मार्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया? 2 कारण लिखिए। मार्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया, इसके हमें कारण लिखने हैं। तो पहला कारण है, हम यहाँ पर लिखेंगे मार्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन किया। उसके बाद हम फर्स्ट ऑप्शन डालेंगे क्योंकि इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्योंकि इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अगला है, इनमें पाए जाने वाले चारों गुणसूत्र आकार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो मार्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया? इसके 2 कारण ये हैं कि पहला तो क्योंकि इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, ठीक है, और दूसरा है हमारा इनमें पाए जाने वाले चारों गुणसूत्र आकार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर 3 का है आनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए। तो हमें यहाँ पर आनुवांशिकी को परिभाषित करना है। तो देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं आनुवांशिकी कहलाते हैं। फिर से देखिए आनुवांशिकी को हमें यहाँ पर परिभाषित करना था। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं आनुवांशिकी कहलाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ख। तो क्वेश्चन नंबर ख है वर्णांतता पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पर बोला गया वर्णांतता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप रंगों को ठीक से नहीं देख पाते या उनमें अंतर करने में कठिनाई होती है। यह आमतौर पर क्या होती है? जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही होती है, और पुरुषों में यह अधिक पाई जाती है। इसका मुख्य कारण रेटिना में मौजूद रंग पहचान करने वाली शंकु कोशिकाओं की कमी होती है। फिर से देखिए वर्णांतता
पर हमें यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप रंगों को ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो वर्णांतता क्या है? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप क्या करते हैं, रंगों को ठीक से नहीं देख पाते हैं। यह उनमें अंतर करने में क्या होती है, आपको कठिनाई होती है। यह आमतौर पर जन्मजात होता है और पुरुषों में अधिक पाया जाता है। इसका मुख्य कारण रेटिना में मौजूद रंग पहचान करने वाली शंकु कोशिका की कमी होती है। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपको बस समझना है, क्योंकि समझा हुआ हमें लंबे समय तक याद रहता है। और देखिए बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर पढ़ोगे भी तो आपको तब भी याद हो जाएगा, सिर्फ 1-2 बार पढ़ने से भी। तो देखिए, और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो हमारी वीडियो से, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ग है, प्रश्न नंबर 3 का ग पार्ट। प्लाज्मोडियम की किन्हीं 2 जातियों के नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर प्लाज्मोडियम की किन्हीं 2 जातियों के नाम लिखने हैं। तो पहला है प्लाज्मोडियम विवैक्स, पहली है हमारी इसमें प्लाज्मोडियम विवैक्स और दूसरी है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम। तो प्लाज्मोडियम की किन्हीं 2 जातियों के नाम लिखने हैं हमें। पहली क्या थी? पहली थी प्लाज्मोडियम विवैक्स और दूसरी है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम। अब देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन घ। सकल प्राथमिक उत्पादकता व नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभेद कीजिए। तो यहाँ पर हमें सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राथमिक उत्पादकता यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में विभेद करना है, यानी कि इसमें हमें अंतर बताना है। तो देखिए बात करें सकल प्राथमिक उत्पादकता की, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कुल कार्बनिक पदार्थ की दर है। सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कुल कार्बनिक पदार्थ की दर है। और बात करें नेट प्राथमिक उत्पादकता की, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वह कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग करने के बाद उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहता है। क्या होता है? नेट प्राथमिक उत्पादकता वह कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग करने के बाद उपभोक्ता के लिए क्या रहता है? उपलब्ध रहता है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता। अब हम इसमें विभेद करेंगे। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता में क्या आता है? इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कुल कार्बनिक पदार्थ की दर है ये। और नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या है? वह कार्बनिक पदार्थ जो पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग करने के बाद उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला है हमारा, अभी तो हमने ये बताया था कि सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है और नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है। अब हमें हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हमें इनमें अंतर बताना है। तो बात करें नेट प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता का वह भाग है जो श्वसन क्रिया में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के पश्चात शेष बचता है। क्या बचता है? नेट प्राथमिक उत्पादकता सकल प्राथमिक उत्पादकता का वह भाग है जो श्वसन क्रिया में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के पश्चात शेष बचता है। तो नेट प्राथमिक उत्पादकता बराबर क्या है? सकल प्राथमिक उत्पादकता माइनस श्वसन दर। तो देखिए नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? N फॉर नेट, P फॉर प्राइमरी और P फॉर प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। आर क्या है यहाँ पर? आर है श्वसन की दर। तो नेट प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता का वह भाग है जो श्वसन क्रिया में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के पश्चात शेष बचता है। और नेट प्राथमिक उत्पादकता बराबर होगा सकल प्राथमिक उत्पादकता माइनस श्वसन दर के। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ड, आहार जाल पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर आहार जाल पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए आहार जाल क्या होता है? यह किसी पारितंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क होता है जो ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, जहां एक जीव कई प्रकार के भोजन स्रोतों पर निर्भर होता है। तो आहार जाल क्या होता है? यह किसी पारितंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क होता है। जैसे कि आप मान लीजिए शेर है, शेर किसे खा सकता है? शेर चूहे को भी खा सकता है, और देखिए शेर कुत्ते को भी खा सकता है, मतलब किसी को भी खा सकता है। तो ये क्या है? ये किसी पारितंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का क्या होता है? एक जटिल यानी कि बड़ा नेटवर्क है जो ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। और जहाँ एक जीव क्या करता है? एक ही जीव, जैसे मान लीजिए शेर हमारा कई प्रकार के भोजन स्रोतों पर निर्भर हो सकता है। तो यह है आहार जाल कि यह किसी पारितंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क होता है जो ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है और जहां एक जीव कई प्रकार के भोजन स्रोतों पर निर्भर हो सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4 का क पार्ट। तो देखिए परागण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो हमें यहाँ पर उदाहरण सहित बताना है कि परागण किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो चित्र हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ये इसका उदाहरण है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे परागण क्या होता है। तो जब किसी पुष्प का परागण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। और परागण परागकोश में स्थित होता है। परागण कहाँ स्थित होता है? परागण स्थित होता है परागकोश में। ठीक है, तो परागण क्या आता है? जब किसी पुष्प का परागण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। और परागकण जो होता है वो परागकोश में स्थित होता है। यह इसकी दूसरी परिभाषा भी ये हो सकती है कि परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वृत्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। और परागण क्या होता है? वो परागकोश में स्थित होता है। अब देखिए, अब हम उदाहरण समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2 प्रकार के पुष्प और ये जो दोनों ही फूल हैं ये क्या है? ये है द्विलिंगी। द्विलिंगी कैसे है? क्योंकि इसमें नर भाग भी है और इसमें मादा भाग भी है। तो देखिए, नर भाग क्या है? नर भाग है हमारा ये जो भाग है इसको बोलेंगे नर भाग। तो नर भाग को क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। और मादा भाग जो है, मादा भाग है ये, तो इसको बोलेंगे हम जायांग। क्या है? देखिए, ये जो हम यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने 2 फूल लिए हैं, ठीक है। और ये दोनों फूल क्या है? द्विलिंगी है। द्विलिंगी क्यों है? द्विलिंगी इसलिए क्योंकि इसमें नर भाग भी है और इसमें मादा भाग भी है। नर भाग है ये, इसको बोलेंगे हम पुमंग। और मादा भाग है ये, इसको बोलेंगे हम जायांग। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें भी नर भाग है पुमंग और इसमें भी मादा भाग है जायांग। उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए, पुमंग में परागकोश होगी। इस पुमंग में क्या है? पुमंग में परागकोश होगा। तो इसी में क्या होता है? इसी में परागकण होते हैं। पुमंग के अंदर क्या होता है? परागकोश स्थित होता है और इसी में क्या होता है? परागकण होते हैं। अगर परागकण इसी फूल के वृत्तिकाग्र में जाता है तो यह घटना क्या कहलाएगी? यह घटना कहलाएगी स्वपरागण। देखिए, यहाँ पर लिखा है स्वपरागण, ठीक है। स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण में देखिए, अगर परागण इसी फूल के वृत्तिकाग्र में प्रवेश करता है, इसी फूल का परागण इसी फूल के वृत्तिकाग्र में प्रवेश करेगा तो ये घटना क्या कहलाएगी? ये घटना कहलाएगी स्वपरागण। यानी कि अब स्वयं मतलब अपने आप में परागण हो रहा है। लेकिन अगर इस फूल का परागण क्या है? दूसरे फूल के वृत्तिकाग्र में प्रवेश करता है, यानी कि पहुंच जाए, तो ये घटना कहलाएगी परपरागण। क्या कहलाएगी ये घटना? परपरागण। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और देखिए, यहाँ पर आप उदाहरण करके यहाँ पर ही चित्र बना दीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम उदाहरण लिखना भूल गए हैं, तो यही उसका उदाहरण है। यहाँ पर हमें बताना था परागण की परिभाषा और इसका उदाहरण। तो परागण क्या था? जब किसी पुष्प का परागण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। और परागण जो होता है वो परागकोश में स्थित होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये हमने 2 फूल लिए हैं, इसको ये और ये दोनों क्या है? ये दोनों ही द्विलिंगी है। द्विलिंगी कैसे? क्योंकि इसमें नर भाग भी है और इसमें मादा भाग भी है। नर भाग क्या है? नर भाग है ये नर भाग है, इसको बोलेंगे पुमंग। और मादा भाग को बोलते हैं जायांग, ठीक है। अब देखिए, पुमंग में क्या होता है? परागकोश स्थित होता है। पुमंग में परागकोश स्थित होगा और इसी में क्या होता है? इसमें परागकण होते हैं। अगर परागकण इसी फूल के वृत्तिकाग्र में प्रवेश करता है तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाएगी। लेकिन क्या करेगा? लेकिन अगर इस फूल के परागण दूसरे फूल के वृत्तिकाग्र में प्रवेश करते हैं तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको परागण क्या होता है और इसका उदाहरण अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ख, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें यहाँ पर स्त्री जनन तंत्र का चित्र बनाना है और इसके जो भाग हैं उसको भी एक्सप्लेन करना है। क्योंकि देखिए, ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया था, तो हमें ऐसे नहीं करना कि इसको बहुत छोटा सा लिख देना है। हमें क्या करना है? हमें इसका ड्रॉ भी बनाना है और इसके बारे में हमें लिखना भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्त्री जनन तंत्र का पहले हम चित्र देखते हैं। तो देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है? ये फिगर आप देख सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? यहाँ पर देखिए वेजाइना होती है, उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर ये ग्रीवा है और ये गोल आपको हरे रंग में दिखाई दे रही है, ये है गर्भाशय। और ये आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ, ये क्या है? ये अंडाशय है। और ये क्या है? ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब। ये 2 होती हैं फैलोपियन ट्यूब। और ये अंडाशय, ये गर्भाशय, ये ग्रीवा है और सबसे नीचे क्या है? वेजाइना। तो फिगर में आप देख सकते हैं जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें दोनों तरफ क्या होता है? अंडाशय होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है? ये अंडाशय है। यानी कि कितने जोड़ी अंडाशय होते हैं? तो 1 जोड़ी अंडाशय होते हैं, ठीक है। उस अंडाशय से जुड़ी हुई क्या होते हैं? फैलोपियन नलिकाएं होती हैं, यानी अंडवाहिनी होती हैं।
फैलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनी होती है। और अंडाशय मादा जनन तंत्र का क्या होता है, एक प्रमुख भाग होता है। अंडाशय जो होता है वो मादा जनन तंत्र का क्या होता है, एक प्रमुख भाग होता है। और इसमें जो होते हैं, इसमें 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला तो होता है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन। कौन कौन से होते हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्टली आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि देखिए स्त्री जनन तंत्र में यानी कि अंडाशय में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो एक तो होगा एस्ट्रोजन और एक होगा प्रोजेस्टेरोन। ये बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। अब देखते हैं, अब देखिए हम जानेंगे वेजाइना क्या होती है, अंडाशय क्या होता है, गर्भाशय क्या होता है, देखते हैं। फैलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनी क्या होती है। तो देखिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अंडाशय की। तो देखिए अंडाशय मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ है अंडाशय। ये क्या है, ये अंडाशय, ठीक है। तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं। यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख भाग है। इसमें अंडाणुओं का निर्माण तथा अंतःस्रावी हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। अगर फ्रेंड्स आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला है अंडवाहिनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं यानी कि नलिका। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अंडवाहिनी में अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अंडाशय में निर्मित अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुँचते हैं और अंडवाहिनी में ही निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। फिर से देखिए अंडवाहिनी में क्या होता है, इसमें अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं और अंडाशय में निर्मित अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं और अंडवाहिनी में ही निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी होती है। अब बात करेंगे गर्भाशय। तो गर्भाशय क्या है, सबसे पहले चित्र में देख लेते हैं गर्भाशय क्या है। तो देखिए गर्भाशय क्या है, गर्भाशय ये है गर्भाशय जो हरे रंग का है, ये है गोल सा, ये है गर्भाशय। तो देखिए गर्भाशय, इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। यह शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करता है। गर्भाशय से ही भ्रूण का भरण पोषण होता है और गर्भाशय में पीछे की ओर एक संकरी नलिका खुली होती है जिसे ग्रीवा कहते हैं। फिर से देखते हैं इसकी संरचना क्या होती है, एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। यह शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करता है और गर्भाशय से ही भ्रूण का भरण पोषण होता है और गर्भाशय में पीछे की ओर एक संकरी नलिका खुली है जिसे ग्रीवा कहते हैं। यहाँ पर देखिए संकरी नलिका क्या खुली है, तो संकरी नलिका खुली है ये, और यहाँ पर बोला गया ना ये उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। तो देखिए ये आपको उल्टे नाशपाती के आकार की दिखाई दे रही होगी। तो ये हमारा गर्भाशय। अब देखिए बात करते हैं वेजाइना क्या होती है। अब देखिए वेजाइना, यह मादा का बाह्य जनन अंग होता है जो एक लचीली मांसपेशियों से बना होता है। यह शुक्राणु को ग्रहण कर गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है ग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ग पार्ट है, केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पर केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के कार्यों का वर्णन करना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट है हमारा अनुलेखन शुरू करना, यानी कि देखिए डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या होता है, यही अनुलेखन है। क्या है, डीएनए से आरएनए का निर्माण करना, यही अनुलेखन है। तो केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के हमें कार्य का वर्णन करना था। इसमें फर्स्ट है अनुलेखन शुरू करना, यानी कि डीएनए से आरएनए का निर्माण करना, यही अनुलेखन है। सेकंड है इसमें आरएनए श्रृंखला का निर्माण करना। क्या करना, आरएनए श्रृंखला का निर्माण करना। थर्ड है इसमें अलग अलग प्रकार के आरएनए का संश्लेषण। क्या है, अलग अलग प्रकार के आरएनए का संश्लेषण। फर्स्ट था अनुलेखन शुरू करना, सेकंड था आरएनए श्रृंखला का निर्माण, थर्ड था अलग अलग प्रकार के आरएनए का संश्लेषण। तो देखिए इसी में देखिए इसमें 3 पॉइंट है। एक तो है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसमें क्या होता है, इसमें आरएनए का निर्माण करता है ये, और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में क्या करता है, ये एमआरएनए का निर्माण करता है, और थर्ड में क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में टीआरएनए का निर्माण करता है। तो ये थे हमारे केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के कार्य का वर्णन। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हमने कहाँ तक क्वेश्चन किए हैं। तो ये देखिए आज की वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 के ग पार्ट तक यहाँ तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ग पार्ट तक, कल से हम क्वेश्चन नंबर 4 के घ पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और फ्रेंड्स अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।